वाईबी चौहान सेंटर के बाहर से हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष, अभी क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं? देखिए, एनसीपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पे पहुंच गए। शरद पवार वहां पे है, पृथ्वीराज चव्हाण है, बाला साहब थोराट है, अशोक चव्हाण है, छगन भुजबल, ये सारे शीर्ष नेता जो है दोनों पार्टी के, वो वहां पे पहुंच चुके हैं। और नवाब मलिक ने अभी अभी बयान दिया है कि जो एनसीपी विधायकों की जो अटेंडेंस की शीट थी उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब एनसीपी को समय दिया गया था राजभवन से कि आप अपने 24 घंटे में आप अपना दावा पेश करें, तब भी अजित पवार ऐसे ही उठकर 11 बजे चले गए थे और उन्होंने आनंद फानन में राज्यपाल को पत्र दिया था और उन्होंने कहा था कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे, हमें मोहलत दीजिए। और उसी का आधार लेके एनसीपी का भी नाम जो है सत्ता की स्थापन करने में जो दावा पेश करने के लिए बुलाया था उसमें खारिज किया गया। तो कहीं ना कहीं अजित पवार की भूमिका पहले से संशयास्पद रही है। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारी सूत्रों से जानकारी मिली है, धनंजय मुंडे जो विधान परिषद के विपक्ष नेता के पद पे आसीन थे और बाद में वो विधायक बन गए विधानसभा चुनाव में, जिन्होंने पंकजा मुंडे को हराया था बीड़ विधानसभा क्षेत्र से, परली विधानसभा क्षेत्र से, तो वो अजित पवार इनके साथ है। सुभाष, आपको रोकना चाहेंगे, आदित्य ठाकरे सामने आए हैं, क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। सुप्रिया सुले, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ जाते हुए, और यहां पर अजित पवार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी सुना जा सकता है। लगातार अजित पवार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सुभाष, लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इसे अब किस तरीके से संभाला जाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। दिया गया है और मैं आपको बताऊं कि मातोश्री के बाहर भी पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया है। मलबार हिल में जहां पे मंत्रियों के निवास स्थान है, वहां पर भी पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया है और स्टेट रिजर्व पुलिस के जवान जो है उनको तैनात किए गए हैं। जाहिर है कि संजय राउत ने सुबह का ये कहा था कि शिवसेना जो है चुप नहीं बैठेगी और अपने तीखे तेवर दिखाएगी, तो उसका अंदेशा देवेंद्र फडणवीस इनको है और इसके लिए एहतियात बरती जा रही है। मैं आपको बता रहा था कि अजित पवार के साथ कुछ एनसीपी के जो विधायक है वो भी चले गए, ऐसे भी जानकारी मिली है और इसकी जानकारी शरद पवार ले रहे हैं। कहाँ पे कौन कौन विधायक टूटने के आसार है या टूट चुके हैं, इसकी जानकारी शरद पवार ले रहे हैं, इसी जानकारी हमें मिली है। अच्छा सुभाष, एक चीज़ बताइएगा कि कितने विधायक एनसीपी के अभी पहुंचने वाले हैं इस सेंटर में? देखिए, यही महत्वपूर्ण है कि 54 विधायकों में से, या अजित पवार को छोड़ 53 विधायकों में से कितने विधायक यहाँ पे पहुँचते हैं, इसके ऊपर तय होगा कि शरद पवार का अभी भी अपने कुनबे पर प्रभुत्व है, अभी भी उनका वो अपनी कुनबा एक रखने में वो सक्षम है, ये पता चलेगा, या फिर अजित पवार के साथ कितने लोग चले गए ये इसमें पता चलेगा। और इस पर ही सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। विजय सोनकर शास्त्री साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कुछ चल रहा है उसका सियासी समीकरण ये कहां तैयार किया गया था। उद्धव ठाकरे कुछ कह रहे हैं, पहले उनका रुख करेंगे। अभी मीडिया के किसी भी सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले भी सामने आई, तो उन्होंने भी कहा कि थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, सब कुछ साफ हो जाएगा कुछ ही देर में। शास्त्री साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, देवेंद्र फडणवीस कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था, 26 सितंबर की बात मैं कह रहा हूं, और उसमें यह कहा था कि बीजेपी कभी भी नहीं एनसीपी के साथ अलायंस करने वाली है। ये इतना ही भरोसा किया जाना चाहिए किसी भी नेता की ट्वीट का या वादे का, या सत्ता के लिए सब चलता है भाई? देखिए महाराष्ट्र में स्थिर सरकार देने का केवल एक ही तरीका रह गया था, क्योंकि कांग्रेस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने अनेकों बार सरकारें बनाई हैं,
अच्छे लोगों के साथ मिलकर के सरकार बनाई। चरण सिंह से लेकर के चंद्रशेखर और तमाम ऐसे लोगों के साथ सरकार बनाई। बीजेपी पे भरोसा किया जा सकता है, देवगौड़ा सब। उसके बाद स्टेट लेवल की भी बहुत सारी सरकारें बनी, लेकिन आप बताइए ना कि क्या कोई सरकार अस्थायित्व को प्राप्त कर गई? सर स्थिरता रही? मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूर्व का तो सवाल, ऐसे में महाराष्ट्र के हित के लिए क्या संभव हो सकता है? आप मुझे बताइए, हित वही होता है क्या जहां बीजेपी की सरकार बने? नहीं, मैं जब शिवसेना कांग्रेस बना रही थी तो लोकतंत्र का मजाक बन रहा था, जनादेश का अपमान हो रहा था, और बीजेपी एनसीपी आ जाए तो जनादेश का सम्मान हो गया, लोकतंत्र का सम्मान हो गया। नहीं, जरा आप बताएं ना कि शिवसेना की राजनीति, पूरी राजनीति किस पर टिकी हुई थी? केवल एनसीपी? सर मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी की, आप बात कर रहे हैं शिवसेना की। मैं जहां तक मैं समझ रहा हूँ आप बीजेपी की तरफ से ही बैठे हैं। समझाने की कोशिश नहीं सर, मैं चाहूंगा बीजेपी की बात बड़े वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति हैं जी। मैं समझना चाह रहा हूँ सर, अचानक क्या हुआ है? सुप्रिया सुले कुछ बोल रही हैं, उद्धव ठाकरे साथ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई कमेंट इनकी तरफ से आए, क्योंकि अभी तक तीनों नेता कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। सोनकर शास्त्री साहब, मैं आपके करीब फिर से आऊँगा और ये समझने की कोशिश करूँगा कि इस सोच के पीछे वजह क्या है। बीजेपी अचानक एनसीपी के साथ या एनसीपी के एक धड़े के साथ जब जाने को तैयार हुई तो ये फैसला किसका था? जी विजय सोनकर शास्त्री साहब, वही सवाल कि बीजेपी ने एकाएक ये फैसला लिया, रातों रात ये फैसला सामने आया है, तो इसके पीछे फाइनल स्टेप किसने उठाया है? देखिए, सरकार बनाने की कोशिश सभी लोग कर रहे थे और हमारे पास सर्वाधिक सीटें थी, तो हम क्यों नहीं करते, पहली बात ये। लेकिन हम अनहोली कोई पैक्ट नहीं करना चाहते थे। हम ऐसे लोगों के साथ नहीं पैक्ट करना चाहते थे जिनके साथ हमारी कभी बुनियादी तौर से कोई जब तक कि कोई बहुत ही अपरिहार्य बात न हो तो नहीं कर सकते थे। अब ऐसे में अगर हमें अवसर मिला, हमें समर्थन मिला, हमें फुल मेजॉरिटी का समर्थन मिला, तो हमने सरकार बनाई। इसमें किस तरह का अवमानना है? हम तो महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए एक अस्थाई सरकार दे रहे हैं। क्या इस बात की गारंटी कोई दे सकता है कि कांग्रेस अस्थाई सरकार दे सकती थी 5 साल? नहीं, हर व्यक्ति कहता नहीं। चलिए, अभी तो दावा किया जा रहा है कि बीजेपी एक स्थायी सरकार देगी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये कितनी स्थायित्व वाली सरकार रहती है। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, अभी भी ये संशय बरकरार है कि 170 जिस आंकड़े का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, वो आंकड़ा बीजेपी जुटाएगी कहां से? ये अपने आप में बताता है कि आने वाले वक्त में अभी बहुत कुछ हो सकता है। क्या शिव सैनिकों को भी तोड़ा जाएगा या उनके कुछ विधायक बीजेपी के साथ आ सकते हैं? देखिए, जो गणित अभी सिर्फ चल रहा है ना, वो बार बार उन लोगों को जरूर यकीनन परेशान कर रहा होगा जो राजनीतिक उसको देखते हैं कि आखिर इसमें किस तरह से बहुमत का इंतजाम होगा, क्योंकि क्या पूरी पार्टी वो तोड़ पाने में कामयाब होंगे अजीत पवार? क्या वर्टिकल अलायंस उसको पूरी तरह से वो वर्टिकली पार्टी को विभाजित कर पाने में उतनी ताकत उनके अंदर है क्या? और उसके बाद उस पूरी ताकत जो उनके पास आई है उसके साथ मिलकर एक स्थायी सरकार बनती है क्या? फिर बाकी जो निर्दलीय हैं उन सब में से कितने लोग इस तरफ आते हैं जिन्होंने पहले दिया था? उसके बाद कांग्रेस जो सबसे ज्यादा अपने विधायकों को लेकर इधर उधर तमाम जगह गई, उसमें से कितने विधायकों पर इनकी नजर है? इसके साथ साथ क्या शिवसेना के विधायक भी, क्योंकि एक बात मैं जरूर कह दूं कि वो लोग नाराज हैं, ये लोग वो नहीं हैं जो तमाम लोग जो हम किसी और पार्टी के, हम लोग स्पेसिफिकली ये कहें तो ज्यादा कि ये शिवसेना के समर्थक नाराज हैं या एनसीपी के वो समर्थक नाराज हैं जो अभी शरद पवार धड़े के साथ हैं, या कांग्रेस के वो लोग हैं जो इस सत्ता में हिस्सा लाना चाहते थे। यानी जो बीजेपी और उनके समर्थक होंगे वो खुश होंगे। इसीलिए ये कहना कि कॉमन आदमी को किसी विधायकों से, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं अक्षय, राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल खेल अब से शुरू होता है जब सरकार बनती है, क्योंकि मुख्यमंत्री आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री को खुद बताना पड़ रहा है कि मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है और अजीत पवार मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी में भी सवाल उठा था जब देखने को मिला था कि एक तरफ भतीजे थे, एक तरफ चाचा थे। वही स्थिति अब महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है, चाचा और भतीजा आमने सामने, एनसीपी किसकी, ये सवाल बरकरार है। हमारे सभी साथी हमारे साथ बने हुए हैं और विजय सोनकर शास्त्री साहब भी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राय रखते नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल जो मचा हुआ है, शिवसेना का सीएम और सत्ता अपना, ये चकनाचूर हो गया, ये जो सपना था।
और हम लगातार आज की बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं। हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री साहब बीजेपी की तरफ से बने हुए हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब लड़ाई वही होती जा रही है जिस पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे कि एनसीपी किसकी एक तरफ चाचा है तो दूसरी तरफ भतीजे हैं जो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। देखिए, इस पूरे चीज को अब ये देखना होगा क्योंकि शरद पवार की उम्र अगर पिछले कुछ समय से इस चुनाव के वक्त भी आप देखोगे तो परिवार में टिकटों को लेकर भी बंटवारे पर काफी संघर्ष हुआ था और जिसकी खबरें टुकड़ों में आती रही। लेकिन शरद पवार का चूंकि औरा बहुत बड़ा है, उन्होंने एक आखिरी चुनाव के तौर पर उनको जिस तरह देखा जा रहा है क्योंकि उनकी सेहत इतना अक्षय दिखता है, ऐसे में इस सत्ता का हकदार कौन होगा, इसके बाद इस लिगेसी को कौन संभालेगा, इसको लेकर काफी कड़वी लड़ाई थी। लेकिन जिस तरह से इसका ये समापन हो रहा है, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। अजीत पवार इतनी बड़ी किस तरह से इतना बड़ा कदम उठाएंगे और उनके साथ विधायक कितने जाएंगे, ये इस बात की तरफ तय करेगा कि शरद पवार के होते होते उनकी विरासत किसी और पर जिसको वो देना नहीं चाहते वहां चली गई है या उन्होंने एक तरीके से इसको वहां भेजा है। ये सब कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होगी कि कितने विधायक यहां पहुंचते हैं। अगर शरद पवार तमाम विधायकों को यहां बुलाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर अजीत पवार वहां कहीं नहीं है। इसीलिए ये पहली बार है, मैं फिर कह रहा हूं, ये पहली बार है इतने सालों की राजनीति को देखने के बाद, कवर करने के बाद, जिसमें मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं मीडिया को कि मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और मेरे साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। ये काफी मतलब अगर आप सुनते हैं उसको तो आपको काफी असमंजस भरा लगेगा कि ये बात तो हमको मालूम ही होनी होगी कि आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये चीजें कई चीजें हैं जिसमें कि आप जनता नहीं है, कोई और नहीं है। तो ये सारी चीजें अभी बीजेपी के लिए भी इतना इजी नहीं है जितना आप दिख रहा है। ये शुरुआती बढ़त है, ये पहली चाल है। उस चाल में जिस चाल में विपक्ष बहुत देर तक सोचता रहा, शतरंज में उसने इतना मौका दिया कि आप अपने लिए कोई चाल सोच लें, ये मौका विपक्ष की तरफ से दिया गया और बीजेपी ने कितनी खामोशी के साथ इसको इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या वो आखिरी शय है और उससे मात भी होगी, ये बात तब होगी जब ये आने वाला वक्त बताएगा। विजय सोनकर शास्त्री साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शास्त्री जी, आप मुस्कुरा रहे थे मेरे सहयोगी धीरेन्द्र की बातों को सुनकर, लेकिन एक चीज बताइए कि चुटकियां उन तमाम आरोपों को लेकर चुनावी रैलियों में खूब लगाई गई। बीजेपी के तमाम नेता वो आरोप दोहराते रहे जो अजित पवार के ऊपर लगे हैं, एनसीपी के दूसरे नेताओं पर लगे हैं। मुझे ये बताइए कि आप वाकई बीजेपी वो गंगा हो गई है जो कोई भी पार्टी अगर उसके साथ आती है तो उसके पाप धुल जाते हैं, या उन आरोपों पर जांच उसी तरीके से आगे बढ़ेगी जिसका दम भरा जा रहा था चुनावी रैलियों में? देखिए अक्षय जी, आपके पहले तो मैं आपके प्रश्न का 2 पार्ट में उत्तर देना चाहूँगा। पहला तो ये कि कांग्रेस क्या वो गंगा हो गई है जिसमें शिवसेना गोते लगाने जा रही थी, या एनसीपी के शरद पवार जी ने एनसीपी बनाया ही क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी के विरोध की वजह से। और शिवसेना के बाला साहब ठाकरे जी क्या कहते थे वो मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, एनसीपी की फॉलो कर रहे हैं, या बीजेपी की आइडियोलॉजी जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है? मैं आपके माध्यम से देश को स्पष्ट करना चाहता हूं। आपने एक ऐसा प्रश्न किया जिसके माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि किस तरह से हकीकत में क्या था। गठबंधन जो जनादेश था वो किसको था? गठबंधन को था। गठबंधन में कौन था? बीजेपी और शिवसेना, और उसमें भी बीजेपी को सर्वाधिक सीटें मिली थी, हमको सबसे ज्यादा समर्थन मिला। सर, आप जांच की बात पर जवाब इसके बाद शास्त्री साहब जी, दूसरी बार शिवसेना क्या कर रही थी जांच को लेकर आपने नहीं बताया। मैं समझना चाह रहा था कि उन जांच का क्या होगा। अब तो उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं अजित पवार, उनके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं। नहीं, मैं दूसरे पार्ट में इसी का जवाब देना चाहता था। मैं आपके किसी प्रश्न से दूर नहीं हट रहा हूं। संक्षेप में सर, संक्षेप में देखिए, कानून अपना काम करेगा। कानून अपना, बहुत संक्षेप एक लाइन में मैं दे दे रहा हूं, कानून अपना काम करेगा। और कानून के चक्कर में जो भी पड़ा है, बड़े से बड़े लोग, उनको भुगतना ही पड़ा है जी। इसलिए कानून, चलिए, यही उम्मीद की जा सकती है कि कानून को काम करने का मौका मिले जरूर।